नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन की। तो हम पहले बता चुके थे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में किया गया था। मूल रूप से उस समय यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसके बाद जब 2 जुलाई 1943 को सुभाष जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुँचे और टोक्यो में उन्होंने भाषण दिया। ये 1943 की बात है, जब टोक्यो रेडियो से नेताजी ने घोषणा की कि अंग्रेज़ों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर और बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इस भाषण से प्रभावित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। इसके बाद 4 जुलाई 1943 को ही सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में आयोजित एक समारोह में नेताजी ने IIL का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के भोसले ने सैनिकों की तरफ से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने और आज़ाद हिंद फौज को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया ने अपनी पुस्तक नेताजी सुभाष में कैथे भवन में आयोजित इस समारोह का उल्लेख करते हुए नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभालने की बात कही है। उन्होंने ये लिखा है कि इस समारोह में नेताजी ने सेना को प्रभावित करने के लिए या जोश भरने के लिए कहा, हमारे रास्ते में भूख प्यास की तकलीफ़ें आएंगी। हमारे में से कितने आदमी बचेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन हम भारत को आज़ाद करवा कर रहेंगे। नेताजी के इस भाषण ने लोगों को बांध दिया और सेना की जो संख्या 16,300 के आसपास थी, वो पहुंचकर लगभग 50,000 के पार हो गई। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन की विधिवत घोषणा करते हुए सेना का निरीक्षण किया। इसी निरीक्षण के दौरान नेताजी ने सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके साथ ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करते हुए उसे मुख्य रूप से 5 अलग अलग गुरिल्ला रेजिमेंटों में बांटा।
जिसमें सबसे फर्स्ट या प्रथम थी गांधी ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल इनायत कियानी। दूसरी थी आज़ाद ब्रिगेड और इसका नेतृत्व करने वाले थे कर्नल गुलजार सिंह। तीसरी थी नेहरू ब्रिगेड, इसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। चौथी रेजिमेंट थी सुभाष ब्रिगेड, कर्नल शाहनवाज खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष ब्रिगेड चुने हुए सैनिकों की ब्रिगेड थी। और पांचवी महत्वपूर्ण ब्रिगेड थी झांसी की रानी रेजिमेंट और इसका नेतृत्व कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में लक्ष्मी सहगल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये नेताजी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ पर नेताजी ने महिलाओं को पुरुषों के समान मानते हुए उन्हें स्वतंत्रता हासिल करने का बराबर का अधिकार देते हुए उन्हें अपनी सेना में समान स्थान दिया। वो समझते थे कि महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। ये भारत की आधी आबादी है और भारत की आधी आबादी को भी संघर्ष का समान अधिकार है और इसीलिए उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के आग्रह पर झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण करवाया। इसके बाद देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल के साथ नेताजी सुभाष महिला बटालियन का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के नीचे महिला बटालियन युद्ध के लिए सशस्त्र लेकर पूर्ण रूप से तैयार है। नेक्स्ट स्लाइड में नेताजी पुरुष बटालियन के साथ हैं। वो यहाँ पर वर्दी में अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेताजी ने अपने नेतृत्व में एक बड़ी फौज का निर्माण कर लिया है। इसके बाद देखिए, नेताजी ने एक बहादुर ग्रुप भी बनाया। यह स्पेशल ऑपरेशन के लिए था। भारतीय सीमा में घुसकर छोटी छोटी गुरिल्ला कार्रवाई को अंजाम देना इसका कार्य था। इसके अतिरिक्त नागरिक तमाम जोश के बावजूद युद्ध के मोर्चे पर नहीं भेजे जा सकते थे। इसके लिए आज़ाद स्कूल ऑफ मिलिट्री की स्थापना की गई। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हबीब उर रहमान को दी गई थी। इसके अलावा युद्ध में ब्रिटिश एयरफोर्स की चुनौती से निपटने के लिए सुभाष ने नेताजी ने 45 भारतीय नौजवानों को खुद चुना। इन्हें टोक्यो में फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। नौजवान पायलट्स के इस जत्थे को बाद में टोक्यो बॉयज़ के नाम से जाना गया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का कमांड स्वयं ने संभाला। नेताजी के नेतृत्व में इस आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य था आज़ाद हिंद फौज का विस्तार और पुनर्गठन, और इसका कार्यक्रम था भर्ती और प्रशिक्षण उनके कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग शिविर बनाकर इन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की। हिंदुस्तानी भाषा में ही फौज को
आदेश तथा शिक्षा दी जाती थी। 6 माह ट्रेनिंग के बाद रंगरूटों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया जाता था। प्रवासी भारतीयों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए नेताजी ने हांगकांग, शंघाई, मनीला, जावा, सुमात्रा, बोर्निया तथा अन्य स्थानों का दौरा करके लोगों को अपने उद्देश्य से अवगत कराया। प्रवासी भारतीयों ने सुभाष से प्रभावित होकर तन मन धन से इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग दिया। आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण के अवसर पर कहा था कि यह केवल अंग्रेजी दासता से भारत को मुक्त कराने वाली सेना नहीं है, अपितु बाद में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना का निर्माण करने वाली सेना भी है। साथियों, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है और आपके युद्ध का नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। अब देखिए, यहाँ पर नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, उन्हें एक लक्ष्य दिया, भारत जाना और भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना। दिसंबर 1943 तक आज़ाद हिंद फौज की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। इसको हम 3 डिवीज़नों में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम डिवीज़न जिसके सेनापति लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी थे, इसमें लगभग 10,000 सैनिक थे जो मोर्चे पर जाने के लिए तैयार थे। इसकी तीनों ब्रिगेडों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल I.J. कियानी जो गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल गुलजार सिंह जो आज़ाद ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खान को सौंपा गया। दूसरे डिवीज़न, इसमें अधिकतर नागरिक रंगरूट थे, इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. भगत को सौंपी गई। और तीसरे डिवीज़न, इसमें भी नागरिक रंगरूट शामिल थे, लेकिन इनका प्रशिक्षण अभी जारी था। इसका केंद्र सिंगापुर में था और इसकी कमान मेजर जनरल J.K. भोंसले को सौंपी गई थी। इसी बीच शाहनवाज खान की कमान में सुभाष ब्रिगेड भी गठित कर ली गई थी। इस ब्रिगेड में प्रथम डिवीज़न के चुने हुए सैनिकों को ही भर्ती किया गया था। तो ये थी नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज। अब इस पुनर्गठित आज़ाद हिंद फौज का अगला कदम क्या था, या नेताजी ने इस आज़ाद हिंद फौज को किस तरह युद्ध के लिए तैयार किया और उनको किस प्रकार भारतीय सीमा तक पहुंचाया। और नेताजी के नेतृत्व में इस आज़ाद हिंद फौज ने किस तरह से अपने जोश का, जज्बे का जलवा दिखाया और भारतीय इतिहास में नेताजी और खुद आज़ाद हिंद फौज का नाम रोशन किया और भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज जो लक्ष्य लेकर चल रहा था वो उसे
पूरा नहीं कर पाया, लेकिन भारत की आज़ादी में उनके योगदान को भुलाना असंभव है। उन्होंने भारतीय आज़ादी का एक नया इतिहास लिखा और भारतीयों के मन में आज़ादी के लिए एक नया जोश पैदा किया। उसी जोश के साथ भारतीयों ने अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। तो यहाँ न केवल गांधी का भारतीय आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि उनके समकक्षी नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का भारतीय आज़ादी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज़ाद हिंद फौज सेना ने युद्ध के मोर्चे पर किस तरह से अपना जलवा दिखाया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।